फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरतखोर एजेंडा को फैलाने के लिए। जर्नलिस्ट अनिल यादव एक बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। क्या नाम बताएं? योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी। मंगल वाजपेयी है, यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वॉलंटियर भी करते हैं। ये उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी को कई बार कहा, हमने महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद है। त्याग तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है मिलने की। लेकिन फिर भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इस पर मंगल वाजपेयी जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आदमी बालू खाकर भी पेट भर सकता है, यानी कि मिट्टी खाकर भी पेट भर सकता है। सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा। अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता है। इन्हें कोई शिकायत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को एक परमात्मा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? और ये इकलौते नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके कई और उदाहरण दिए थे। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्केल पर देश में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का, वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, कि सदियों से, 1000 सालों से आपके पूर्वज विक्टिम बनकर रहे थे। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते। अब वक्त है इस चौथे डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने का। नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे इनके इतने सारे फेलियर्स के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग इन्हें भगवान मान बैठे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जून 2013 की बात है दोस्तों। राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया कि कैसे नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे, वडनगर रेलवे स्टेशन पर गुजरात में वो चाय बेचा करते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा तभी से लेकर नरेंद्र मोदी की संघर्ष की कहानी का ये एक मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है। 2015 में जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बहुत गरीब परिवार से आते थे, कैसे बचपन में वो चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। इनकी एग्जैक्ट लाइनें सुनिए। मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूँ, बचपन में मेरा पूरा बचपन पॉवर्टी में बीता है। मेरे लिए पॉवर्टी एक तरीके की पहली इंस्पिरेशन थी मेरी जिंदगी में। लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में, बहुत से लोगों ने टाइम टू टाइम सवाल उठाए हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए। सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी
रही थी स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो मदद करने चले जाता था। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी चाय वाला नहीं थे, बल्कि वो एक कैंटीन ठेकेदार थे। अब कांग्रेस की बात पर कितना यकीन किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन 2021 में बीजेपी ने भी ये कैंटीन वाली चीज अनइंटेंशनली एक्नॉलेज करी थी। रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल्स को कि वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक कैंटीन को ब्यूटीफाई करें। इंडिया टुडे के आर्टिकल में यह क्लियरली लिखा हुआ है और इसके नीचे एक फोटो भी लगी है इस टी स्टॉल / कैंटीन की जो नरेंद्र मोदी के पिता चलाया करते थे। हाल ही में लिखे गए CNN के इस आर्टिकल को देखिए। नीलांजन मुखोपाध्याय खुद कहते हैं कि मोदी की जो पॉवर्टी की कहानी है वो ग्रॉसली एग्जैजरेटेड है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताई गई है। इतना ही नहीं, एक दूसरे आर्टिकल में नीलांजन बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिता के पास इतने पैसे थे कि वो मोदी और उनके भाइयों को स्कूल भेज पाए। और स्कूल जाने का मतलब था कि वो कहीं और फुल टाइम काम नहीं कर सकते थे, बस वो स्कूल के बाद अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसी कहानियों को क्यों बढ़ा चढ़ा कर हमें बताया जाता है। नीलांजन कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंडियन पब्लिक को एक आइडिया बेचा जा सके। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। कोई भी इंसान अगर समझदारी से सोचे तो वो जानता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा नेता गरीब परिवार से भी आ सकता है और अमीर खानदान से भी आ सकता है, और यही चीज कही जा सकती है एक बुरे नेता या डिक्टेटर के बारे में भी। उदाहरण के तौर पे बात करें, कंबोडिया का जो डिक्टेटर था पोल पॉट, वो एक अमीर खानदान से आता था, लेकिन इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक ब्लैक स्मिथ थे और वो बड़े गर्व के साथ इन चीजों को प्राउडली एक्सप्रेस करता था कि कैसे वो जनता के बीच से निकल कर आया है। रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के पिता एक मोची थे, यानी जूते बनाने वाले, और माँ एक धोबिन थी। और दुनिया का सबसे जाना माना तानाशाह हिटलर भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। लेकिन गरीब परिवार में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि उसने गरीबों के लिए काम किया था अपने करियर में। उल्टा जानते हो क्या, हिटलर चंदा धंधा का मॉडल चलाता था अपना खुद का। उसके समय में बहुत सी क्रॉनी कैपिटलिस्ट कंपनियों ने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। IG फार्बन, डॉयचे बैंक, BMW, कुछ गाड़ियों की कंपनीज जिनको आज आप जानते हैं और कुछ लोग इन गाड़ियों के पीछे बड़ा भागते हैं, पोर्शे, मर्सिडीज बेंज, फोल्क्सवागन, इन सब कंपनियों ने चंदा डोनेट किया था हिटलर को अपने समय में। 2016 में BMW ने माफी भी मांगी थी इस चीज को लेकर। इस आर्टिकल को देखिए, रिग्रेट एक्सप्रेस किया था कि वो एक समय पर हिटलर को सपोर्ट किया करते थे। इंडिया की बात करें तो हाल ही में हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। मैंने पूरा वीडियो बनाया इस पर कि कैसे ये एक घोटाला नहीं बल्कि घोटालों का भंडार था। बहुत सी कंपनियों को इससे फायदा हुआ और आम जनता को नुकसान। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के मित्र जैसे कि गौतम अडानी भरपूर तरीके से अमीर बनते रहे और देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज लेने पर मजबूर कर दिया गया। बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख दी है आज के दिन। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुद को गरीब परिवार का बताते हुए जिन राहुल गांधी को एलीट वर्ग का प्रोजेक्ट करते थे, युवराज कहते थे, आज वही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के हैं और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे अमीर सेठों के हैं। अडानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूँ, वो उनके हैं।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना रुपया नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है उतना रुपया वो देश के गरीब लोगों को देंगे। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाए। प्रधानमंत्री मोदी इसका ज्यादा जवाब दे नहीं पाए। उल्टा उन्होंने कोशिश करी थी ये कहने की कि अडानी अंबानी एक्चुअली में कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। जरा इस शाहजादे कोशिश करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए, भारत में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने संकल्प लिया कि अगले 5 सालों में वो सभी 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाल देंगे, तो इसमें क्या गलत किया। लेकिन पीएम मोदी इस बात पर भी तंज कसने लगे। उनके पास खुद कोई अपना विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अगले 5 सालों के लिए यही 5 किलो अनाज वाली स्कीम एक्सटेंड कर दी। ना रोजगार का कोई प्लान बताया है, ना महंगाई कंट्रोल कैसे होगी ये बताया, ना गरीबी कैसे हटेगी ये बताया। और जब राहुल गांधी ने सबके लिए रोजगार की बात करी तो प्रधानमंत्री मोदी उनका मजाक उड़ाने लग गए। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, तो गरीबों को छुपाने के लिए एक 1600 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी। जरा खुद सोचकर देखो, 1995 से लेकर 2020 25 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, जिनमें से 3 बार तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटाई गई, उल्टा ये गरीबों को छुपाने लग गए। G20 समिट के समय दिल्ली में भी यही हुआ था। कुछ बस्तियों को हरे पर्दे के पीछे ढक दिया गया था, यानी कि इन गरीब लोगों की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं। जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे उनको भी ढक दिया गया है यहाँ पर। सोचिए कि ये कितना डीह्यूमनाइजिंग है। कोई आपसे कहे कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम तो एक दाग धब्बा हो। वो गोरे सेठ आ रहे हैं हमारे देश में घूमने, तुम्हें एक पर्दे के पीछे छुपा दिया जाएगा। कैसा लगेगा आपको ये सुनकर? उन गरीबों की सोचो, उन्हें कैसा लगा होगा। सीधा कहते हैं कि यहाँ से जाओ, उस गरीब को तो भगा सकते हो, उस अमीर को भगा के देखो ना। तो इन सब चीजों के चलते नरेंद्र मोदी की ये जो गरीब परिवार वाली ब्रांडिंग थी, अब ये लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन उनके कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का ये केवल एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यहाँ पर आता है उनके परिवार को लेकर। व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कोई सेंस है इस बात का? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक कैसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है, जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए क्या? सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी,
किसी औरत को कांग्रेस का विधवा कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, समाज में नफरत का जहर बोया। सत्ता पाने के लिए भगवान बुद्ध ने ये सब नहीं किया था, वो तो खुद एक राजकुमार थे। वो तो सत्ता को, महल को और सिंहासन को छोड़कर जंगल में गए थे और उनके पीछे उनके माँ बाप, उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बेटे राहुल तो राजमहल में सुविधाओं के साथ जी रहे थे। और जब बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई तो जानते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? oshonews.com पर ओशो के एक लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो पहली बात उन्होंने अपने शिष्यों से ये कही, मैं यशोधरा के पास जाना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर आनंद व्याकुल हो गए, बोले कि ये ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने कहा, मुझे उसका धन्यवाद करना है उसकी मदद के लिए, और जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे मिला, इसका कुछ हिस्सा मुझे उसे देना है, ये उसका कर्ज है मुझ पर। और वो गए। यशोधरा ने उन्हें देखा, 12 साल का गुस्सा उनके अंदर था। वो बोली, मुझसे कहकर तो जाते, क्या मैं तुम्हें रोकती? इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर। बुद्ध ने माफी मांगी, ये कहा कि मैं ना समझ था, अब समझ आई तो वापस आया हूँ। सुनो, कुछ अद्भुत हो गया है। मेरा पहला दायित्व तुम्हारे प्रति है, इसलिए वह अनुभव तुम्हारे साथ साझा करूंगा। यशोधरा की आंखों से आंसू झरने लगे। आप प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग रिसेप्शन में गए, उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन पे जाकर उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी की बेटी की शादी में गए। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के बेटे की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो वहां बधाई देने पहुंच गए। इस न्यूज आर्टिकल को भी देखिए। नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के बेटे करण की ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी को भी अटेंड किया। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर सेठों की शादियों में जाने के लिए बहुत समय है इनके पास। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर ये जाना चाहें तो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, क्या केवल अपने भाइयों और परिवार को ही छोड़ना पड़ता है क्या देश के लिए? एबीसी के इस आर्टिकल को देखिए। अवनी दास रिपोर्ट करती हैं कि अक्टूबर 2023 में मोदी परिवार उनके भतीजे की शादी के लिए इकट्ठा हो रहा था, लेकिन एक इंसान वहां से गायब थे, नरेंद्र मोदी। आपने फोटोज और वीडियोस में जरूर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी माताजी से मिलने जाया करते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि केवल वहां 3 लोग होते थे इस मुलाकात में? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी माताजी और कैमरामैन। कभी कभार मुलाकात में 2-3 और लोग होते थे, लेकिन वो हमेशा और कैमरामैन ही होते थे। 3 साल पहले बीबीसी कॉरेस्पॉन्डेंट तेजस वैद्या ने प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी से बात करी, और सुनिए उनका क्या कहना था। तेरे परिवार ने दूर रखवानी सूचना अपमावे। इस बात को लेकर स्पष्ट निर्देश होता है कि परिवार के बाकी सदस्य दूर ही रहे। प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी सोनल मोदी ने भी यही बताया कि उनको मना किया गया है। उनसे पूछा गया कि शपथ ग्रहण समारोह में बहुत से लोगों को निमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ ली थी, तब देश में से कई लोग गए थे, तब आपको न्योता मिला था या आपको जाने की इच्छा हुई थी? इच्छा तो सबको होती है, पर अफसोस है कि हमें इनविटेशन नहीं दिया गया। G20 की थीम रखी गई थी वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन खुद के परिवार को, खुद के भाई बहनों को अपने से दूर रखा जाता है इस तरीके से। आखिर क्या कारण है? भगवान राम तो अपने परिवार के साथ रहते थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों में कितना प्यार था। क्या इसका मतलब ये हुआ कि राम जनता के लिए काम नहीं कर पाए? उन्होंने तो राम राज्य स्थापित किया था, जहां कोई गरीब, बेरोजगार, दुखी नहीं था। मैं फिर से कहूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल मैटर है। अगर वो बॉलीवुड, अडानी, अंबानी जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ नहीं, उनकी मर्जी। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि इसे अचीवमेंट की तरह क्यों दिखाया जाता है कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, देखो मैं कितना महान हूं। ये कोई अचीवमेंट होती है क्या? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि बहुत से हिंदू युवा ब्रेन वॉश हो गए हैं। होना ये चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बने, काम धंधा करे, कुछ कमाए और अपने माँ बाप की सेवा करे। लेकिन नहीं, कुछ यूथ की क्या हालत हो गई है कि वो हाथों में तलवार लेकर मस्जिदों के सामने घूम रहे हैं। उन्हें भी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं। सेलिंग पॉइंट नंबर 1 था, मैं गरीब परिवार से हूँ। सेलिंग पॉइंट नंबर 2 था कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया देश के लिए। और सेलिंग पॉइंट नंबर 3 अब आता है फकीरी। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था।
चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 ईयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया, आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है, वाह मोदी जी वाह वाह। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने, बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखेगा इस आर्टिकल को देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुगली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में, तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कितनी बार कितने नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को भगवान से कंपेयर किया है। और मोदी जी भारत के भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। अरे कुछ लोग तो मंदिर भी बनाने लग गए। पुणे में एक बीजेपी वर्कर ने नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बना दिया, गुजरात में इनका एक मंदिर बना, तमिलनाडु में इनके लिए एक मंदिर बना। क्या मजाक चल रहा है? ये इकलौते नेता नहीं है जिन्हें भगवान से कंपेयर किया जाता है। एक समय पर एडोल्फ हिटलर को भी जीसस से कंपेयर किया जाता था। राजनीति में हिटलर की एंट्री की तुलना की जाती थी जीसस के रिजरेक्शन से। लेकिन उस समय ये सवाल उठा कि ये बात जमेगी कैसे? जीसस तो शांति की मूर्त थे, सूली पर भी चढ़ाया गया उन्हें, तब भी उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी। बोले कि हे भगवान उन्हें माफ करना। जबकि हिटलर तो नफरत का सौदागर था, तो कैसे जीसस का इस्तेमाल किया जाए नफरत फैलाने के लिए और हिटलर को उससे भी कंपेयर किया जाए? इसके लिए हिटलर और नाजी लोगों ने बाइबल को ही बदल डाला। मजाक नहीं कर रहा, ओल्ड टेस्टामेंट जो थी बाइबल की उसे ही हटा दिया गया उनके समय में। जीसस को इस तरीके से चित्रित किया गया कि वो ऐसा लगे कि वो यहूदियों के खिलाफ लड़ने वाले एक फाइटर हो। सिमिलरली बीजेपी के लोग बार बार नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार करके पुकारते हैं। लेकिन यहाँ भी दिक्कत वही आ जाती है कि नरेंद्र मोदी तो नफरत फैलाते हैं, लेकिन श्री राम की सूरत में दिखती है विनम्रता, सौम्यता, करुणा। राजा रवि वर्मा की इस आइकॉनिक पेंटिंग को देखिए, राम दरबार, जो कि हमारे देश के करोड़ों घरों में लगी हुई है।
इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए इनके लोगों ने राम की सूरत बदलनी शुरू कर दी। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा ये एंग्री हनुमान और एंग्री राम की आइकॉनोग्राफी गाड़ियों के पीछे इसे लगाया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि ये है असली में भगवान राम। चरित्र ही बदल दो भगवान का। रामायण में मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रामायण को भी तोड़ मरोड़ दिया अपने नफरत खोर एजेंडा के लिए। 2016 में एक बीजेपी एमपी ने कहा कि मुसलमान तो रावण के डिसेंडेंट्स हैं। व्हाट्सएप माफिया वालों ने हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक झूठा कोट इंसर्ट कर दिया, धर्म हिंसा तथैवच। जो चीज किसी वेद पुराण में नहीं थी, किसी रामायण महाभारत में नहीं थी, इन्होंने जबरदस्ती अपना नफरत खोर एजेंडा बीच में घुसा दिया उसके। धर्म हिंसा तथैवच, आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत खोर एजेंडा को फैलाने के लिए। लेकिन अब बहुत से हिंदुओं को इनका एजेंडा समझ में आ गया है। इस तरीके का हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये कार्ड भी अब फेल होता जा रहा है। तो इन बीजेपी वालों ने क्या सोचा कि अवतार से एक लेवल नीचे इन्हें सर्वगुण संपन्न शक्तिमान दिखाया जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन किसी को यहाँ शक्तिमान बनाने का सबसे आसान तरीका है कि दूसरी साइड वाले की इमेज नीचे गिराओ। इसलिए इनके आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। व्हाट्सएप पर इनकी आधी अधूरी क्लिप्स तोड़ मरोड़ के दिखाई जाने लगी कि जैसे राहुल गांधी में तो कोई समझ ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक लेक्चर दिए हैं। लोगों से ढेर सारी हर साल 2 साल अनस्क्रिप्टेड इंटरैक्शंस की हैं। ये बात सही है कि उनकी कुछ फनी क्लिप्स जरूर हैं जहां उनके मुंह से कुछ उलट पुलट निकल गया। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। लेकिन ऐसी क्लिप्स तो नरेंद्र मोदी की भी बहुत है। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी, मैं कब हो क्या ये? नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है, तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। एक दफा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहां भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था और ये बीच में ही चलने लगे। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की भी फनी क्लिप्स बहुत सारी हैं। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी क्लिप्स पर नजर डाल लो। पप्पू को हारने का डर लग रहा है, पप्पू को नहीं बताएंगे। और अभी तो एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है। हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को एक 1-on-1 डिबेट के लिए इनवाइट किया है। राहुल गांधी तो इस इनविटेशन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी चुप है। अगर ऐसा होता है तो जनता के लिए भी एक बड़ा सीधा मौका होगा देखने का कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन ज्यादा केपेबल लीडर है देश के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर इस डिबेट से भागते हैं और जवाब ही नहीं देते तो समझ जाना कौन यहाँ पर बेहतर है। इस कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा कार्ड है सब जगह फोटो चिपकाओ। बचपन में मैं सोचता था कि ये कोका कोला जैसी ड्रिंक्स की एड्स क्यों आती हैं टीवी पर, हर कोई तो जानता है कि कोका कोला क्या है। बाद में मुझे समझ आया कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, यानी नजर से बाहर तो दिमाग से बाहर।
और इसकी उल्टी एक टैक्टिक है, जितना नजर में रहोगे उतना लोगों के दिमाग में घुसोगे। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्टर छपे हैं, गूगल एड्स पे करोड़ों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है, हर एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार पे। अरे ये सब तो छोड़ो, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी नरेंद्र मोदी। सेल्फी पॉइंट्स तक बना डाले इन्होंने जगह जगह। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। आईएनबी मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने 8 सालों में 6,400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया एडवर्टाइजमेंट्स पर। हर रोज का 71 लाख रुपए तो अखबारों में ऐड देने में लगा दिया। और ये सब तो सरकारी पैसे से चलने वाली एड्स थी। इसके अलावा जो पार्टी फंड से चलने वाली एड है वो अलग, और गोदी मीडिया के एंकर जो दिन रात चाटुकारिता करते हैं वो अलग। हर जगह नरेंद्र मोदी। एक गायक थे जिम मॉरिसन, उन्होंने कहा था कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो दिमाग को कंट्रोल करता है। लेकिन एक और सिंगर थे बॉब मार्ले, उन्होंने कहा था कि हर वक्त हर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और अब यही हो रहा है कि हर तरफ मोदी का चेहरा देखकर लोग उकता गए हैं। और ये जो वॉर रुकवाने वाली कहानियां हैं, इन पर पूछा जा रहा है कि इतनी ही वॉर रुकवाने वाले हो तो मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा देते। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा। किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे, पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते। लोग पूछ रहे हैं कि भारत में सब चंगासी है तो 2022 में सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.25 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ दी। इस मोदी मैजिक के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के उन नेताओं को अपनी पार्टी में लाना पड़ रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक आरोप लगे हैं। अगर मोदी मैजिक अब सही में बचा होता तो मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता था। इन बाहर के नेताओं को लाने की जरूरत नहीं थी अपनी पार्टी में। ये झूठ, डर और नफरत फैलाने की जरूरत नहीं थी। साल 1996 की बात है। साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी एक रिसर्च कर रहे थे। इस सिलसिले में उनकी बात नरेंद्र मोदी से हुई। आशीष नंदी ने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया जो कई घंटों तक चला, और जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ आशीष नंदी अंदर तक हिल गए थे। ऐसा क्या पता चला उन्हें नरेंद्र मोदी की मानसिकता के बारे में जिसने उनके होश उड़ा दिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप और मीडिया पर नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीर आपको दिखाई जाती है, क्या झूठी इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं। क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। शुरुआत एक बार फिर से उनके बचपन से करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में। उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके बायोग्राफर निरंजन मुखोपाध्याय ने भी यही बात कही। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, उन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। 8 साल की उम्र में ही वो आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। साल 1958 में दिवाली के दिन वो वडनगर की आरएसएस शाखा में बाल स्वयं सेवक बने। उनके स्कूल के सहपाठी सुधीर जोशी ने बताया कि शाम को स्कूल के बाद वो घर पर किताबें रखते और सीधा शाखा चले जाते। इसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक बने और 15 साल बाद 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया गया। उन्हें एक कमाल के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता था। जैसे कि एंडी मरीनो उनके द्वारा लिखी गई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी में बताते हैं कि 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में शामिल थे और उन्होंने इस यात्रा के गुजरात वाले हिस्से के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। 1995 में उन्हें बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। 2002 में दंगे होते हैं। इन्हें लेकर नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगते हैं। अब इस पर अपना अलग से एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके के कॉम्युनल इंसान है। लेकिन आप में से दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर आदमी मानते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो, दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ आंखें खुलने वाली हैं आगे की बातें सुनकर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। आरटीआई से पता चला कि पीएमओ तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है। और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं, उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या? कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी की जाए। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषण होते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तो कभी अमित शाह एक भाषण में मुसलमानों के खिलाफ डॉग विस्लिंग करते हैं। कहते हैं कि 2002 में उन्होंने दंगे की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबक सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये 2 चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते, सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। आज की बीजेपी क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है। पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं, कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। सभी माइनॉरिटीज भारत का अटूट हिस्सा है। हमारे घर में ईद भी मिलती थी। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पका, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मुहर्रम निकलता तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। अभी कुछ दिन बाद पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। पत्रकार साक्षी जोशी ने इनके पुराने नाते वाले बयानों का एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन बनाया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा, बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है।
क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। अब जनता के लिए अच्छे काम करना यह भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती हैं। गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, गंगा नदी की सफाई, 100 स्मार्ट सिटीज, काला धन वापस लाओ, ये कुछ ऐसे सपने थे जिनकी एक्सपायरी डेट रीच हो चुकी है। डिमोनेटाइजेशन को देखो, 2016 में अमित शाह ने कहा था कि ये काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर ऐसा है तो नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते लोगों से? 3 फार्म लॉस को याद करो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक चीज है किसानों के लिए। फिर जब मोदी सरकार ने इन्हें वापस लिया तो गोदी मीडिया वाले कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है इन्हें वापस लेना। तो अब वोट क्यों नहीं मांग रहे इस चीज पर? ना तो कृषि कानूनों पर वोट मांग रहे हैं, ना इनके वापस लेने पर वोट मांग रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी इन्होंने, क्या हुआ उसका? 2014 से पहले नारा लगाया जाता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कहते थे कि संसद को गंगा की तरह पवित्र कर देंगे। कभी आपने इस नारे को दोबारा सुना इनके मुंह से? अरे महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी कहा करते थे, प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का म भी नहीं निकलता। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने ही नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब महंगाई को कंट्रोल करने पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। इतना अच्छा मौका है कि ये राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? I'll have to rest for a while. इसीलिए चुनावी भाषण में अब फिर से वही हिंदू मुस्लिम और पुराना नाता। यह है निंजा टेक्निक जनता को रिझाकर वोट लेने की। लेकिन अब दूसरी बात यहां पर आती है कि अपने संगठन के अंदर अपनी पैठ कैसे बनाई जाए। पिछले वीडियो में मैंने हिस्टोरियन हरबंस मुखिया के एक आर्टिकल की चर्चा करी थी जिसमें उन्होंने मोदी और औरंगजेब की तुलना की थी। उसमें एक सिमिलैरिटी ये भी थी कि किसके साथ मिलकर किसे साइड करना है। ये बात औरंगजेब भी अच्छे से जानता था और नरेंद्र मोदी भी। कई सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ बातचीत के आधार पर कैरेवान में ये रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने केशु भाई पटेल के साथ मिलकर शंकर सिंह वगेला को बाहर किया, फिर बीजेपी की नेशनल लीडरशिप की मदद से केशु भाई पटेल को ही बाहर कर दिया। हरबंस मुखिया बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने को कहा मोदी को, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी
और बाद में जाकर अडवाणी को ही आइसोलेट कर दिया। ऐसे ही 2014 में जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने दी। 2014 में मुरली मनोहर जोशी को उनकी टिकट वाराणसी से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और 2019 में कहा कि अब आप भी अडवाणी जी के साथ विश्राम कीजिए। एनडीटीवी की वेबसाइट पर सिद्धार्थ वरदराजन का 2015 का यह आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया गया कि मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह को समय से पहले रिटायर करवाया गया और एस जयशंकर को सीधा फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और फिर वो विदेश मंत्री भी बन गए। इसमें यह भी बताया है कि कैसे सुषमा स्वराज को विदेश नीति के की डिसीजन से बाहर रखा जाने लगा था। द प्रिंट पर 2019 का मौसमी दास गुप्ता का यह आर्टिकल देखिए। ये बताती है कि कैसे राजनाथ सिंह के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होने के बावजूद उन्हें 8 में से 6 कैबिनेट कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। बाद में इसे रिवाइज किया गया और उन्हें 6 कमेटी का मेंबर और एक हेड बनाया गया। लेकिन यही चीज नितिन गडकरी के साथ भी हुई। 2021 में नितिन गडकरी की स्टेटमेंट आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू आदर्श लीडर्स हैं। अगले साल ही बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को ड्रॉप कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी केवल साइडलाइन करते हैं, एक बार जरा उनकी भक्ति करके देखो और फिर देखो कमाल। इस आर्टिकल को देखिए। निर्मला सीतारमन का चौंकाने वाला राइज। 2006 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और सिर्फ 11 साल बाद वो डिफेंस मिनिस्टर बन गई। 2019 में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गई। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस 2014 के आर्टिकल को देखिए। स्मृति ईरानी मर्क्यूरियल राइज। 2004 में स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगों के ऊपर इस्तीफा नहीं देंगे तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन 2 महीने बाद एल.के. अडवाणी के घर उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ डिनर किया और सुलह हो गई। 2014 में अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद भी उन्हें एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया और 2019 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बन गई वो। अश्विनी वैष्णव का केस देखिए। वो पहले आईएएस थे, फिर कॉर्पोरेट जॉब, फिर बिजनेस और 2019 में राज्यसभा में आए। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2021 में इन्हें इकट्ठे 3 मंत्रालय दे दिए गए, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कम्युनिकेशन। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़ा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी, फटाक से इन्हें राज्यसभा का एमपी बनाया गया और अगले साल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बन गए। दूसरी पार्टियों के ऐसे 25 नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं और जो आज बीजेपी ज्वाइन कर बैठे हैं। उनमें से 23 के मामलों को रफा दफा कर दिया गया। कौन करप्ट है, कौन इनकेपेबल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही फंडा है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। और यह तकनीक इनकी सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, ये रिवॉर्ड और पनिश का मॉडल देश में हर जगह चला रखा है। फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई ने कई ऐसे केस देखे जिसमें सरकार के मेजर पॉलिटिकल स्टेक्स थे। जब ये चीफ जस्टिस थे, कई ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सरकार के फेवर में गए और रिटायरमेंट के केवल 4 महीने बाद इन्हें राज्यसभा की सीट दे दी गई। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इसे क्विड प्रो को का एक क्लियर केस बताते हुए डिस्गस्टिंग करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने ओपनली प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी है, इन्हें वर्सेटाइल जीनियस और इंटरनेशनली अक्लेम्ड विजनरी बुलाया है। कुछ साल पहले रिजर्व बैंक के साथ सरकार की तकरार हुई थी। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को दूसरी टर्म नहीं दी गई, फिर उर्जित पटेल ने भी रिजाइन कर दिया। बाद में विरल आचार्य ने डिप्यूटी गवर्नर की पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया था। इलेक्शन कमीशन को देखिए। 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। 2019 की इलेक्शन में एक इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच पर क्लीन चिट देने से मना कर दिया था। कुछ ही महीनों बाद उन्हें हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करने के लिए यह था कि सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया सिलेक्शन पैनल से। इलेक्शन कमिश्नर्स भी नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंद की अपॉइंट कर रखे हैं आज। ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री स्कीम, यानी प्राइवेट से कोई आएगा और सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी जैसी हाई पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये स्कीम लाई गई सरकार के द्वारा। स्टेटमेंट। लोकेश चंद्र ने कहा कि मोदी गांधी से भी महान है, वे तो भगवान है। रिजल्ट। उन्हें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का हेड बना दिया गया। स्टेटमेंट। पहलाज निहाली ने कहा हर हर मोदी, घर घर मोदी। रिजल्ट। उनके जैसे बी ग्रेड फिल्म मेकर को सीबीएफसी का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनके समय कितनी प्रॉब्लम्स हुई। यूनिवर्सिटीज को भी नहीं छोड़ा गया। गजेंद्र चौहान, इन्होंने बस युधिष्ठिर का एक रोल किया था और उसके बाद सैकड़ों बी ग्रेड फिल्में करी थी। लेकिन मोदी के लिए इन्होंने कैंपेन किया तो FTII पुणे जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट का इन्हें चेयरमैन बना दी। इसके लिए INB मिनिस्ट्री ने सजेशंस की एक लिस्ट भी रखी थी जिनमें महान फिल्म मेकर्स के नाम थे। श्याम बेनेगल, विदु विनोद चोपड़ा, रजनीकांत का नाम था, अमिताभ बच्चन
चौहान का नाम था, लेकिन मोदी सरकार ने अपॉइंट किसे किया? गजेंद्र चौहान को। केवल और केवल मोदी की चाटुकारिता के लिए 139 दिन तक FTII के छात्रों ने इसके खिलाफ स्ट्राइक भी करी थी। ये बात केवल नेताओं, मंत्रियों, सरकारी एजेंसियों, ऑफिसर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर नहीं रुकती है, इन्हें मीडिया भी अपनी मुट्ठी में चाहिए। कोई मीडिया आउटलेट इनसे सवाल करेगा तो रेड हो जाएगी। NDTV के बिकने से पहले उस पर CBI रेड हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स सर्वे हुआ, BBC इंडिया पर रेड हुई, द वायर पर रेड हुई। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो इनकी तारीफ करेगा, अपने चैनल पर रोज मोदी 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 का गाना गाता रहेगा, उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, उनके साथ मोदी जाकर इंटरव्यू करेंगे। NDTV इतने सालों से एक बड़ा न्यूज चैनल रहा था, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई थी NDTV को इंटरव्यू देने की। लेकिन अब जब अडानी ने NDTV को खरीद लिया है, अब NDTV को इंटरव्यू दे रहे हैं। कंपनियों का भी यही हाल है देश में दोस्तों। कोई कंपनी चंदा देगी तो उसे धंधा मिल जाएगा, चाहे नकली दवाइयां पास करानी हो, एक बार पुल गिरने के बावजूद भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इनकम टैक्स की रेड से मिले हुए नोटिस वापस हो जाएंगे। अडानी तो पुराने साथी हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर कोयला सब मिला। हिटलर के लिए अपने समय में लेनी राइफेनस्टाल जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर थे। आज विवेक अग्निहोत्री और सुदीप्तो सेन जैसे गोदी फिल्म मेकर हैं जो दुनिया भर का झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं, और बदले में नरेंद्र मोदी इनकी फ्री पब्लिसिटी करते हैं, नेशनल अवार्ड तक दे देते हैं। देश की हर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, विभाग में यही कीचड़ फैला रखा है। BCCI को देख लो, BCCI का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सोशल मीडिया एक नई चीज उभर कर आई तो वहां भी इन्होंने यही करने की कोशिश करी। जो इनके खिलाफ बोले उसे बैन कर दो, ब्लॉक करने की कोशिश करो। बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल, उसे बंद कराया गया था। अभी फरवरी में 177 ट्विटर अकाउंट्स को विदहोल्ड कराया गया। किसानों का जो ट्विटर हैंडल था किसान एकता मोर्चा, वो बंद करवा दिया गया। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका IT सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? इनके IT सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले BJP के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है BJP, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना, लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं नीचे नहीं झुका। इसके अलावा कुछ और रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि मोदी आपको अपने घर बुलाएंगे। अपने भाइयों को नहीं बुलाया वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इन्होंने #Super150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर बुलाया था। और इनमें से मां बहन की घटिया गालियां देने वाले गालीबाज ट्रोल्स बहुत थे। ऐसे लोगों को PM मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और बड़े प्राउडली वो अपने बायो में लिखते हैं, प्राउड टू बी फॉलोड बाय PM मोदी। ये भी देखिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वही लोग जिन्हें PM मोदी फॉलो करते हैं। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आप ये विस्तार से देख सको कि हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए। नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ED, CBI अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, RBI गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के VC, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रॉनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। और ये सारे लोग चाहे अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हो, क्रिमिनल हो, निकम्मे हो, इनमें कोई खास टैलेंट ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से देश का विज्ञान, देश की कला, देश की इकोनॉमी सब नीचे गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के 2 एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। एक बहुत बड़ा फूलों का हार लेकर आया गया था। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो सभी नेता उस माला के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ आप देखिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। मोदी जी को जय श्री राम।
एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। जापान गए तो वहां एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे गए, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की जिसमें दिखाया गया कि कैसे गांधी दर्शन म्यूजियम, गांधी स्मृति केंद्र और खादी ग्रामोद्योग जैसी अलग अलग साइट्स पर नरेंद्र मोदी के फोटोज और कोट्स घुसाए। यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है गांधी दर्शन, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि गांधी दर्शन कम है, यहाँ मोदी जी के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ठीक अगर इसके आप ऊपर देखेंगे तो इस तस्वीर में यहाँ गांधी जी हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीर में पीएम मोदी फोटो है इतनी बड़ी, वहीं गांधी जी है। ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान समारोह हुआ तो उसका पोस्टर देखिए। ये लेफ्ट में है मेडल जीतने वाले और फोटो के राइट में नरेंद्र मोदी की फोटो। सरकारी स्कीम से लेकर सड़कों और अस्पतालों के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नमो किसान सम्मान दिवस, नमो फ्री डायलिसिस सेंटर, नमो डे केयर सेंटर, नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी मार्ग, मोदी आवास घरकुल योजना। 2013 में बतखों के साथ फोटोशूट, कभी मोर को दाना खिलाने का वीडियो बन रहा है, कभी मॉर्निंग एक्सरसाइज का वीडियो बन रहा है, तो कभी बीच वाला फोटोशूट, जिम वाला फोटोशूट, जंगली सफारी करते हुए फोटोशूट, फोटो खींचते हुए फोटोशूट। आत्ममुग्ध होने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मुफ्त राशन के थैलों से लेकर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो छपवा ली। लोग कह रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये 10 साल से बने हुए हैं, इनके दिमाग में कुछ और ही है। प्रशांत किशोर ने पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ और रिसेंटली समदीश भाटिया के साथ इंटरव्यू में कुछ ऐसी ही बात कही थी कि बीजेपी को केवल आपका वोट नहीं चाहिए, बल्कि आपके दिमाग का पूरा कंट्रोल लेने चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनकी पूजा करो। प्रॉब्लम ये है कि मतलब बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई। अब उसके बाद आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी के बारे में। उन्होंने इतने साल पहले जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया तो वो क्यों हिल गए थे? क्योंकि उन्होंने देखा, उनके खुद के शब्दों में, नरेंद्र मोदी फैसिस्ट की डायग्नोस्टिक कैटेगरी में आ रहे थे। उनके अंदर आशीष नंदी ने अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी के सभी ट्रेट्स देखे। प्यूरिटैनिकल रिजिडिटी यानी शुद्धतावादी कठोरता, एक संकुचित इमोशनल जीवन, अपने स्वयं के जुनून का डर, और चौथा बहुत बड़ी ईगो। एक ऐसी ईगो जो अंदर बैठी हुई इनसिक्योरिटी को छिपा रही है। अंदर एक डरपोक बैठा है जो बाहर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। एक तरफ ये अपने अमीर सेठ दोस्तों और वफादारों के साथ, दूसरी तरफ करोड़ों गरीब लोग। मित्रोनॉमिक्स की इस इकोनॉमिक पॉलिसी पर गरीब लोग एतराज ना करें, इसलिए सोशल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। फिर भी कुछ लोग अपनी सैनिटी बनाए रखें और विरोध दर्ज करें तो पॉलिटिकल पॉलिसी, अथॉरिटेरियनिज्म, पावर का नशा, सत्ता की भूख, इनके सामने कोई ना बोल पाए। अपने आलोचकों को देशद्रोही गद्दार कहने का फॉर्मूला भी तानाशाही का ही फॉर्मूला है। सिंगर नेहा सिंह राठौड़ से लेकर जर्नलिस्ट आरफा खान शेरवानी के ट्विटर पर गंदी गालियां दी जाती है, ये भी यही फॉर्मूला है। कुछ दिन पहले मॉलिटिक्स के एक रिपोर्टर राघव त्रिवेदी पर अमित शाह की रैली में गुंडों ने हमला कर दिया। किसी को धमका दो, किसी को गाली दो, किसी को डरा दो तो किसी को गद्दार घोषित कर दो। और फिर नरेंद्र मोदी और उनके बृजभूषण सिंह, अजय मिश्रा टैनी जैसे नेताओं के खिलाफ कोई ना बोल सके, सब कुछ चुपचाप सहो। यही वजह है जिसके कारण मैं कहता हूं मोदी नहीं, कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति हो, जो लोगों के प्रति जवाबदेही हो, जो अहंकारी होने की बजाय विनम्र हो, जो एक्सपर्ट से सलाह करते हुए विवेकपूर्ण चले। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है। जो गलत चले उसे सही राह पर लाया तो जा सके, एक ऐसा इंसान जो खुद को शहंशाह ना मानता हो। जिन नेताओं के मैंने नाम लिए, ये तो फिर भी पढ़े लिखे नेता हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी से बेहतर पीएम अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर भी बन सकती है। मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं? खुद ही सोचकर देखो, कम से कम अंजना ओम कश्यप इस अहंकार में तो नहीं होंगी कि मुझे सब पता है। कम से कम बाकी कैबिनेट मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट से सलाह करेंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, पूरे देश को एक चाटुकारों का देश नहीं बना देंगी, अपने खिलाफ बोलने वालों को गद्दार नहीं कहेंगी। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये सबसे खराब लोग होते हैं देश के लीडर्स बनने के लिए। आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी बचाना है इस तानाशाही से। इनकलाब जिंदाबाद।